तो फिलहाल ये भाई अपने एक्सट्रीम में ओडो पे कंप्लीट कर लिए हैं 6090 किलोमीटर्स। इट मीन्स कि मोर देन 6000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है। फिलहाल ये बता दो भाई कि अपना जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का जो इंजन है, इंजन का हेड अपना हम लोगों ने इसको सर्विस सेंटर में दिखाया भी था। तो दिखाने के टाइम पे ये हुआ था भाई कि उसने जो मैकेनिक है, उसने ये जो बोल्ट है वाला, इतने दिनों से पूछ रहे हैं कि भाई जो उसका गियर बॉक्स है वो कैसा है, क्योंकि लास्ट वाली जो एक्सट्रीम थी उसका गियर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और इसके बारे में भी तो ये टूट गया था लास्ट टाइम, तो इसको भी हम लोगों ने चेंज करवाया था। बाइक पे हैंडल पे जैसे वाइब्रेशन आते हैं, जो फुटपैक से वाइब्रेशन आते हैं, वो अपनी एक्सट्रीम में कम है क्योंकि गाड़ी बंधी बहुत टाइट है, ऐसा लग रहा है कि बहुत। तो भाई ये हो गई बात इसके टायर्स की, सस्पेंशन की, इंजन की। अब बात कर लेते हैं मेन इसके ब्रेक्स की, है ना, क्योंकि इस वाले बाइक में और इस स्पेसिफिक मॉडल में आ गया है डुअल चैनल ABS, है ना। सो हेलो एवरीवन, हम फ्रेंड राहुल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई फिलहाल ये देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैं अपने कैमरे के फ्रेम में लगी हुई है अपनी लाल परी। और भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कम से कम 1 महीना से भी ज़्यादा हो गया है अपने लाल परी को अपने चैनल पर लाए हुए और कैसे इसकी किसी भी टाइप की वीडियोस और अपलोड किए हुए। ठीक है, तो फिलहाल ये देख लो भाई कि अपनी एक्सट्रीम 125R का 2026 वाला वेरिएंट कैसा लग रहा है अपने ब्लैक एंड रेड कलर के साथ में। ठीक है, जो कि आती है अपने डुअल चैनल ABS के साथ में, है ना। जो व्यूवर्स नए हैं उनको बता दूं भाई कि ये ब्रांड न्यू वाली एक्सट्रीम है। ठीक है, 2026 मॉडल वाली, जिसमें डुअल चैनल ABS, कलर टिफ्टी पैनल, सॉरी कलर LCD पैनल और क्रूज कंट्रोल आ चुका है। ठीक है, तो जो व्यूवर्स पुराने हैं उनको बता दूं भाई कि आप आज से करीब 1 2 3 महीने पहले जब मैंने इस बाइक को लिया था, तब इसी जगह पे मैंने आपको बोला था भाई कि अभी बाइक सिर्फ ली गई है 2 से 3 महीने के अंदर इसमें 5000 किलोमीटर प्लस चल जाएगी और उसके बाद आपको रिव्यू होगा, प्रॉपर रिव्यू मिलेगा आपको इस बाइक का, है ना। तो फिलहाल ये भाई देख लो अपनी गाड़ी ने कंप्लीट कर चुके हैं मोर देन 5 और यू कैन से 6000 किलोमीटर्स एज यू कैन सी। वेट अ मिनट। तो फिलहाल ये भाई अपने एक्सट्रीम में ओडो पे कंप्लीट कर लिए हैं 6090 किलोमीटर्स। इट मीन्स कि मोर देन 6000 किलोमीटर अपनी गाड़ी चल चुकी है। ठीक है, तो इतने ज़्यादा किलोमीटर्स होने के बाद में अपनी गाड़ी में कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स है जो मुझे फेस करनी पड़ी है, क्योंकि भाई देखो कल ही की गाड़ी की मैंने 3rd सर्विस करा के लाया हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट सर्विस थी उसका ब्लॉग मैंने अपलोड किया था और जो सेकेंड सर्विस थी उसका ब्लॉग भी अपलोड हुआ था। जो 3rd सर्विस थी कल मैंने कराई है, तो उसमें कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं थी भाई, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, सिंपल सर्विस थी, सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल, फ्यूल फिल्टर, बस 2 ही चीज़ें चेंज हुई थी। 550 रुपये में काम हो गया था वो कल का भी। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सर्विस नहीं, सर्विस के अलावा बहुत सी बार ऐसे इशू भी आए हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग डेफिनेटली जानते होंगे कि अपनी एक्सट्रीम में क्या क्या चीज़ें हुई हैं। कुछ चीज़ें मैंने चेंज कराई हैं ना इसके सर्विस सेंटर से, लाइक क्लेम मैंने ऑन लिया है ना। तो क्लेम किस चीज़ का लिया है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ, बट फिलहाल ये एक एक करके आपको सारी की सारी चीज़ें बताएंगे इस एक्सट्रीम के बारे में, है ना, एकदम अंदर तक, क्योंकि 5 से ज़्यादा 6000 किलोमीटर चल चुकी है और 6000 किलोमीटर तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये मेन रोड पे नहीं, ये बाइक के हाईवे पे भी चली है, ऑफ रोड भी की है और सिटी में भी चली है। तो हर टाइप के टनल में मैंने इसको राइड कर रखा है और अच्छे से जान गया हूँ भाई कि गाड़ी में क्या है क्या नहीं है ना। तो चाहे वो उसका गियर बॉक्स हो, चाहे वो इसका इंजन हो, चाहे उसके टायर्स हो, चाहे वो उसकी ब्रेकिंग हो और चाहे तो वो क्रूज़ कंट्रोल हो, है ना, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट वर्क करता है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स। तो बात कर लेते हैं भाई अपने बाइक के इंजन की, जो कि सबसे मेन चीज़ थी पुरानी वाली एक्सट्रीम में, वो इस वाली एक्सट्रीम में भी उसी चीज़ के लिए बहुत से कंप्लेंट्स आ रही थी, है ना, जो कि था इसका इंजन की लीकिंग वाली जो प्रॉब्लम थी, लीकेज वाली प्रॉब्लम, है ना। तो फिलहाल ये बता दो भाई कि अपना जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का जो इंजन है, इंजन का हेड अपना लीक हो चुका है। ये देख लो एज यू कैन सी, थोड़ा सा जूम करता हूँ इस पर ना, ये देखो भाई, यहाँ पे देखो लीक हो गया ये है। तो ये लीकेज आज नहीं हुआ है, जब गाड़ी अपनी चल चुकी थी अराउंड 4800 किलोमीटर आई थिंक गाड़ी ने कंप्लीट किए थे, और कंप्लीट करते ही मुझे ये लीकेज वाली प्रॉब्लम दिखी थी और जाके हम लोगों ने इसको सर्विस सेंटर में दिखाया भी था। तो दिखाने के टाइम पे ये हुआ था भाई कि उसने जो मैकेनिक है, उसने ये जो बोल्ट है वाला, ये वाले बोल्ट्स जो हैं, ये वाले सब टाइट कर दिए थे। ठीक है, इसको टाइट कर दिया और कहा कि ले जाओ, इसको भी टाइट कर दिया था, पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ इसको उसने टाइट किया था। तो इसके वजह से जो लीकेज वाली प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई थी, 4-5 दिन तक कोई भी लीकेज नॉल नहीं आया था। बट उसके बाद फिर से भाई यही सेम चीज़ हमें अपने एक्सट्रीम में देखने को मिली है, जो कि इसका हेड लीकेज वाली प्रॉब्लम है ना। तो ये बात भाई ध्यान में रख लो अच्छे से कि हेड तो लीक हो रहा है, क्योंकि बाइक ऐसी है ना, मतलब देखो, वैसे आप लोगों ने जितना भी देखा होगा इस गाड़ी को मेरे चैनल पे, यही देखा होगा कि गाड़ी भगा रहे हैं, ड्रैग रेस हो रही है ना। बट यूजुअली ड्रैग रेस तो सिर्फ और सिर्फ मान लो 3 महीने में सिर्फ और सिर्फ 500 किलोमीटर्स तक हुई होगी। बट उसके अलावा तो गाड़ी भाई अपनी सिटी में चलती है, नॉर्मल तरीके से राइड करता है भाई, क्योंकि ये मेरी पर्सनल बाइक नहीं है, भाई की बाइक है ना। और ये फील्ड वर्क में बाइक यूज़ होती है, तो इसीलिए इतने ज़्यादा किलोमीटर्स इस बाइक ने कंप्लीट कर रखे हैं।
तो हो गई भाई ये अपने इंजन की बात, ठीक है। इंजन के अलावा जो एक और मेन चीज़ सब लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में, दिनों से पूछ रहे हैं कि भाई जो इसका गियर बॉक्स है वो कैसा है, क्योंकि लास्ट वाली जो एक्सट्रीम थी उसका गियर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। और इसके बारे में भी मैंने आपको बता रखा है कि भाई इसका जो गियर बॉक्स है वो हार्ड है। और ये रियलिटी है, ठीक है। गियर बॉक्स हार्ड है, हार्ड के साथ साथ मैंने इसका गियर लीवर भी चेंज कराया था क्योंकि वो टूट गया था। जो व्यूअर्स है मेरे वो डेफिनेटली जानते होंगे, सब्सक्राइबर्स, बट हाँ जो नहीं जानता उनको बता दूँ भाई कि इसका जो गियर लीवर है, गियर लीवर का जो ये वाला पार्ट है यहाँ से जॉइंट होता है ये, तो ये टूट गया था लास्ट टाइम, तो इसको भी हम लोगों ने चेंज करवाया था। ये भी क्लेम के अंडर ही में आया था, ठीक है। तो उसका पैसा नहीं लगा था, वो बात अलग की है, बट हाँ ये टूट गया था। और गियर बॉक्स इसका हार्ड है। एक बात तो माननी पड़ेगी, कभी भी गाड़ी रोको तो एक साथ में आप 2 गियर एक साथ नहीं उतार सकते, सिर्फ और सिर्फ एक गियर उतारो, उसके बाद फिर क्लच लो, देखो एक गियर उतारा, फिर क्लच छोड़ो, फिर 2 उतारो, ऐसा ऐसा करके इस तरह करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है अपनी एक्सट्रीम में, जो कि मैंने फेस की है। और फेस की क्या है भाई, गियरबॉक्स ऐसी प्रॉब्लम है ना जो लगातार आपको देखने को मिलती है। ये हर बार का नागा है गियरबॉक्स वाला, ठीक है। और बाकी अगर बात कर ले इस बाइक के वाइब्रेशंस की ना, देखो तो इंजन में हेड लीकेज हुई है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम एक अलग साइड है, लेकिन जो इंजन की परफॉर्मेंस है उसकी साइड एक दूसरी है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी को तो मैं नहीं जानता, बट हाँ यहाँ पे अगर बात कर ले इस बाइक की परफॉर्मेंस की, इंजन की परफॉर्मेंस की, तो डेफिनेटली 11.5 PS का पार मिलता है आपको इसमें। और वो रोड से बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है, क्योंकि बाइक का वेट भले ही ज़्यादा हो बट सेगमेंट में सबसे हैवी नहीं है। ऑलमोस्ट 137 kgs की आती है अपनी एक्सट्रीम 125R का 126 वाला वेरिएंट है ना। तो इतने वेट के साथ में इतने पावर को अच्छे से हैंडल कर लेती है। इनिशियल टू टॉप एंड कोई भी गाड़ी आपको बीट नहीं कर सकती अगर आपका वेट 55 kgs तक हो, लाइक मेरे ऐसा हो तो, है ना। और अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मैन यहाँ पे होंडा की तरफ से जो बाइक्स आती है उनका वेट 10 to 15 kgs लाइट है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रीम, है ना, एज़ कम्पेयर टू हीरो यू कैन से। और जो पावर है वो भी, पावर तो चलो सब में इस सेगमेंट की सभी बाइक्स में पावर सेम है, लेकिन जो वेट है उन लोगों का कम है। जिसका वेट ज़्यादा है इससे वो है अपनी NS 125, लेकिन जो NS 125 का वेट ज़्यादा है ना, तो साथ में उसकी पावर भी ज़्यादा है, 12 PS की पावर मिलती है उसमें आपको, ठीक है। इसमें 11.5 है, तो इसलिए उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। इनिशियल टू टॉप एंड मैं तो नहीं कहूँगा, बट इनिशियल में वो सबको बीट कर देती है, इसको भी। बट टॉप एंड में भाई ये खा जाती है अपनी NS को, है ना। और अगर बात कर लें अगर होंडा के अगर अगेंस्ट में लगाने की, तो फिर इनिशियल टू टॉप एंड सेम ही चलती है, क्योंकि टॉप स्पीड सब लोग सेम अचीव करते हैं, सारी की सारी बाइक्स 110 km/h ऑन GPS, ठीक है। स्पीडोमीटर पर तो भाई अपनी होंडा 120 जाती है, और जो NS है वो 113 जाती है। बट हाँ जो एट दी एंड GPS पे एक्चुअल टॉप स्पीड है वो सभी की सभी बाइक्स की सेम है, ठीक है। ये मैं आपको यूज़ करके लाइक मैं आपको वैसे वीडियो देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको राइड करके बता रहा हूँ। मैंने सारी की सारी 26 वाली सारी इस सेगमेंट की बाइक, क्या 300-400 सारी सेगमेंट राइड कर रखी है, ठीक है। लेकिन मेन हाँ इस सेगमेंट की बात करें तो 125 cc में भी मैंने सारी की सारी बाइक्स राइड कर रखी है, और सबके बारे में मुझे अच्छे से पता है। वाइब्रेशन के बारे में बताओ तो भाई वाइब्रेशन बहुत कम है, बहुत कम है। गाड़ी स्मूथ हो गई है पहले से बहुत ज़्यादा, अगर कंपेयर करें तो। अगर NS से कंपेयर करें तब भी स्मूथ है। अगर कंपेयर कर ले इसको हम लोग अगर अपनी होंडा से, ठीक है, जो कि जापानीज़ इंजन है, उनका भी देखो जो इंजन है वो उन बाइक्स का ज़्यादा स्मूथ है, लाइक होंडास का, ठीक है। लेकिन जो ऑल ओवर रिफाइनमेंट है, जो बाइक पे हैंडल पे जैसे वाइब्रेशंस आते हैं, जो फुटपैक से वाइब्रेशंस आते हैं, वो अपने एक्सट्रीम में कम है, क्योंकि गाड़ी बंधी बहुत टाइट है। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइट बंधी है, इसलिए गाड़ी पे कहीं वाइब्रेशन नहीं आ रही है। लेकिन जो इंजन का साउंड है वो अभी भी मैकेनिकल साउंड आ रहा है, लाइक क्या बताऊँ, जैसे लगता है कि EV चला रहा हूँ मैं, बना हुआ आर्टिफिशियल साउंड है, ठीक है। इंजन जनरेट नहीं कर रहा है, ऐसा ही लगता है। तो ये हो गया कुछ इसके इंजन के बारे में, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले बता दी है मैंने आपको, जो कि था इसका इंजन, ठीक है। अब अगर बात कर लेते हैं हम लोग इसके सेकंड चीज़ की, वो है इसके सस्पेंशंस की बात कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे सस्पेंशन थोड़े से स्टिफ हैं, जो मैंने अब तक फेस किया, थोड़ा सा स्टिफ है, बट इंडियन रोड्स के लिए जितना होना चाहिए उतना ही है, मतलब ज़्यादा स्टिफ नहीं है। ऑन ओके साइड यू कैन से, है ना, नॉर्मल में एडजस्ट किया गया है इसको, तो ठीक है भाई। सस्पेंशन आर ओके एनी डे। किसी भी गाड़ी के सस्पेंशन मुझे इससे अच्छे नहीं लगे और किसी के इससे ख़राब नहीं लगे, सबके मुझे नॉर्मल लगे। बाकी सारी बाइक्स को मैंने ऐसे सिर्फ और सिर्फ हाईवे पर राइड किया है, बट इसको मैंने हर जगह राइड किया है, तो इसके सस्पेंशन भी ओके ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सस्पेंशन में। अगर बात कर ले भाई हम लोग इनके टायर्स की, तो टायर्स में भाई डेफिनेटली एनी डे जो जैसी ग्रिप, जैसी हैंडलिंग आपको अपनी एक्सट्रीम प्रोवाइड करती है ना, वैसी और कोई गाड़ी नहीं करती, ये बात तो मान लो, ठीक है। ये ट्राई टेस्टेड है मैंने इसको। ये गाड़ी टॉप स्पीड 110-12 जाती है, और 100 की स्पीड मैंने इसको लीन कर रखा है एक्सप्रेस वे पे, समझ रहे हो। तो इतनी ज़्यादा गजब के टायर्स मिलते हैं, क्योंकि फ्रंट में आपको 90 सेक्शन का भले मिलता है, लेकिन जो रियर है, रियर में आपको 120 सेक्शन का टायर मिलता है अपनी एक्सट्रीम में।
जो कि एक्चुअल में देखा है तो इस सेगमेंट के हिसाब से वाइड है, क्योंकि यूजुअली इसमें 110 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे 120 है। तो साथ साथ में इसकी ग्रिप्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। कौन सी है ये? सीएट के टायर थे। वैसे सीएट भाई वैसे बहुत ही वाहियात क्या कहते हैं ब्रांड है इन टर्म्स ऑफ ग्रिप्स एंड ऑल, बट हाँ स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ग्राउंड क्लियरेंस भी बाइक का अच्छा है। और साथ साथ में जो ब्रेकिंग है, हाँ ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं तो भाई ये हो गई बात इसके टायर्स की, सस्पेंशंस की, इंजन्स की। अब बात कर लेते हैं मेन इसके ब्रेक्स की, है ना, क्योंकि इस वाले बाइक में और इस स्पेसिफिक मॉडल में आ गया है डुअल चैनल ABS, है ना, डुअल डिस्क प्लस डुअल चैनल ABS के साथ में आती है अपनी नई वाली एक्सट्रीम। तो बात कर ले इसके रियर वाले ब्रेक की, तो स्टार्टिंग में बहुत से लोगों ने बोला था भाई कि जब भी इस पर प्लेन बैठाओ तो पीछे वाले ब्रेक पैड से पता नहीं कैसे चूं 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 की साउंड आती है ना। तो फिलहाल ये बता दो भाई कि वो साउंड मैंने फेस की थी, मैंने आपको बताया भी था कि हाँ भाई मेरी गाड़ी में भी आ रहा है, बट टाइम के साथ में फिलहाल ये फिक्स हो चुका है। कल इसकी थर्ड सर्विस हुई थी तो थर्ड में कुछ नहीं हुआ, इट वॉजंट अ मेजर सर्विस, सो इसीलिए इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑयल और जो फ्यूल फिल्टर था वो चेंज हुआ है। बट अब नेक्स्ट वाली सर्विस होगी ना, लाइक अराउंड 1 मंथ के बाद में डेफिनेटली मैं करवा ही लूँगा, तब तक मेरी गाड़ी चल जाएगी अराउंड 8.5 किलोमीटर्स, 8,500 किलोमीटर्स, ठीक है। तो उस वाली सर्विस में हम लोग इसका जो ब्रेक पैड्स एंड ऑल है वो भी चेंज कराएंगे, तब आपको बताएंगे भाई कि कैसी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि जो पिछला वाला ब्रेक पैड है ना, पीछे से पहले आगे बात कर लेते हैं। तो भाई जो आगे वाला ब्रेक पैड है उसकी कॉस्ट पूछी गई थी, तो 350 रुपये बताया था उसने कंपनी में, ठीक है, कल। और जो पीछे वाला ब्रेक पैड है उसकी प्राइस सुनने के बाद तो भाई कसम से मैं उड़ गया, क्योंकि जो पीछे वाला ब्रेक पैड है उसकी प्राइस उन्होंने बताई थी अराउंड 1000 रुपीज़, तो जो कि बहुत ज़्यादा है ना, स्पेशली 125cc कैटेगरी के लिए। तो हम लोग सोच रहे हैं कि बाहर से ब्रेक पैड लाएंगे कोई 500 का अच्छा वाला और इसमें इंस्टॉल करा देंगे, बाकी देखते हैं जैसा होगा वो तो तब टाइम के साथ तभी पता चलेगा। बट फिलहाल ये देख लो भाई, जो साउंड आती थी इसके रियर वाले ब्रेक पैड से वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है, एकदम सही हो चुकी है वो साउंड, है ना। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। और अब बात लेते हैं ब्रेक्स के परफॉर्मेंस की। तो वैसे तो यहाँ पे कोई ब्रांड नॉल नहीं दिए गए हैं कि किस ब्रांड की तरफ से आपको ये कैलिपर्स मिल रहे हैं, ठीक है। फ्रंट में नहीं दिए गए, रियर में आपको मिलता है, निस्सन के कैलिपर्स हैं रियर में, ठीक, जो आपको दिख रहा होगा साफ और साफ, है ना। और शायद से भाई ये निस्सन का है शायद से, इसीलिए इसके ब्रेक पैड्स महंगे हैं, मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ इस चीज़ को। तो कोई नहीं, वो तो बाद में पता चलेगा, बट फिलहाल ये देख लो भाई निस्सन के कैलिपर्स मिलते हैं आपको इसके रियर में, और फ्रंट में है पता नहीं, कोई ब्रांड ही नहीं है ना। बट हाँ अगर बात कर लेते हैं ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की, तो ब्रेकिंग लाजवाब है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसकी ब्रेकिंग में। ब्रेकिंग में मिलता है इस बाइक को 10 आउट ऑफ 8, 10 आउट ऑफ 8 में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि भाई नंबर बस काट लेने चाहिए, 10 नहीं देने चाहिए, है ना, क्या पता कल को कोई अच्छी बाइक आ जाए। सो इसीलिए बस 2 नंबर काट रहा हूँ, वरना इसकी ब्रेकिंग टॉप नॉच है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मुझे इसको राइड करने में, मैंने उसको सिटी में भी राइड किया है, सिटी में हाइपर राइड भी किया है, वो ब्लॉग पड़ा हुआ है चैनल पे, देख लेना, ठीक है। बहुत से लोग देख के बोल रहे हैं कि भैया दोबारा बना दो, दोबारा बना दो। भाई मैं क्या करूँ, मैं उस तरीके से राइड नहीं करता, बंद कर दिया हूँ सिटी में हाइपर राइड करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाईवे के ऊपर हाइपर राइड होती है, तो राइड को साइड में करते हैं ना। तो बस ब्रेकिंग के बारे में बताते हैं। तो ब्रेकिंग उस वाले ब्लॉग में इतनी परफेक्ट थी, तो समझ लो भाई ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं, पहले से अच्छी लग रही हैं अभी तो देखा है तो ये हो गया इसके ब्रेक्स के बारे में बात। अगर बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, लाइक इसके हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं ना। तो नाइट में भी मैंने इसको अच्छा सा राइड कर रखा है। तो बात कर ले अगर हेडलाइट की, तो हेडलाइट का थ्रो थोड़ा सा ओके है, और ना ओके साइड, है ना। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, बहुत ही ख़राब नहीं कहूँगा। थ्रो इसका थोड़ा सा एक्चुअली में थोड़ा सा नीचे है ना, थोड़ा सा ज़मीन पे जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट ये बात तो माननी पड़ेगी, जो थ्रो है हल्का सा ज़मीन की तरफ जाता है और बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके मैंने इसका एक हेडलाइट टेस्ट का वीडियो भी बनाया था, बट इसको मैंने अपलोड नहीं किया। अगर कमेंट करोगे तो भाई डेफिनेटली उसको अपलोड कर दूंगा, ब्लॉग पड़ा है मेरे चैनल पे, पब्लिक नहीं किया उसको मैंने सिर्फ, है ना। तो ये हो गया इसके हेडलाइट्स की बात, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको नाइट में राइड करते हुए। बट हाँ यार एक्स्ट्रा लाइट्स तो आपको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि थ्रो इसका थोड़ा सा नीचे है, समझ रहे हो। हाई स्पीड पर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा दूर तक आपको नहीं दिखेगा। तो ये हो गया हेडलाइट्स। हम बात कर लेते हैं और क्या बचा भाई गाड़ी में, और क्या बचा। हाँ सबसे मेन चीज़ जो है वो इसकी माइलेज है, क्योंकि 125cc की बाइक है। इंसान इस सेगमेंट में दोनों ही चीज़ें देखता है, इसके परफॉर्मेंस एंड इसका माइलेज, दोनों चीज़ें, है ना। और लुक्स तो देखता ही है, और डेफिनेटली भाई लुक्स के बारे में मैं बाद में बात करूँगा, उससे पहले बात कर लेते हैं इसके माइलेज के बारे में। तो माइलेज ये बाइक मुझे दे रही है अराउंड जो एवरेज दे रही है, ठीक है। मैं हर तरीके से बाइक राइड करता हूँ, मैं मतलब कभी कदार ऐसा होता है जब मैं धीरे चलाता हूँ तो पूरा दिन धीरे चलेगी, तेज़ चलाऊँगा तो पूरा दिन मतलब भागती रहेगी, ठीक है। तो दोनों तरीके से राइड करने के बाद अगर एकदम मिड में देखें तो इसका जो ऑल ओवर अराउंड एवरेज निकलता है वो है 52 किलोमीटर पर लीटर, जो कि मैंने नोटिस किया है, ठीक है। सही से राइड करने में थोड़ा बहुत थ्रॉटल दोगे भी आप, टॉर्क का यूज़ भी करोगे, और थोड़ा बहुत ट्रैफिक में भी क्रॉल करोगे, और थोड़ा सा हाईवे पे रहेगा, सब कुछ अगर मिक्स्ड देखा है तो मैंने उसे डेडिकेटेड माइलेज से बना रखा है, ठीक है। जिसमें आपको बता दूं मैं
निकालने पे आ जाओगे तो ये गाड़ी 70 निकाल देगी, ठीक है। और अगर इसमें ख़त्म करने पे आ जाओगे ना तो गाड़ी 25 का देगी, 25 का। और अगर थोड़ा सा ओके चलाते हो तो अराउंड 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर देगी आपको ये एक्सट्रीम ऑन रोड, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा कुछ माइलेज जो कि 5000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर्स का एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको दिखाता हूँ, तो मुझे नहीं लगता भाई कि इससे बेटर बाइक 125 सीसी सेगमेंट में कोई होने वाली है, क्योंकि 125 सीसी में भाई अंकल वाली गाड़ी मिलती है, समझ रहे हो, जैसे कि एसपी वगैरह हो गई। ऑल दो जो अभी फिलहाल ये होंडा आ गई है अपने सीबी के साथ में, जिसका लुक डेफिनेटली थोड़ा सा स्पोर्टी कर दिया गया है, लेकिन स्पोर्टीनेस के साथ साथ में भाई वो लोग मतलब यहाँ के मार्केट को थोड़ा सा समझ नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो जितनी ये शार्प लगती है ना सीबी का लुक, ये साथ साथ में यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे दी गई है, बीच में भी दी गई है, इतनी लाइट से है ना कि तो वो डिज़ाइन जो है वो ओवर बिजी लगता है। सो इसी वजह से मुझे वो उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। वैसे हाँ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ओके थी, बट इसके आने के बाद तो भाई डेफिनेटली एक्सट्रीम के आगे कोई भी लुक्स में नहीं है बाइक इस सेगमेंट में कंपेयर करें तो। नहीं मोड्स नहीं दिखाऊंगा, बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, 17 मिनट का हो गया भाई, कौन देखेगा। बात कर लेते हैं इस बाइक के कंफर्ट के बारे में, है ना। तो कंफर्ट में डेफिनेटली ये स्प्लिट सीट वाला वेरिएंट है, इसमें सिंगल सीट वाला वेरिएंट भी आता है, बट जो स्प्लिट सीट है इसके साथ में भाई, इसको उठा दिखाता हूँ, इसके साथ में ये कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लगती है ना। फिलहाल ये मैंने टेल टाइडी भी लगा रखी है, जिसके टेल थी रिमूव कर दी है, तो डेफिनेटली लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छे निकल के आते हैं, स्पेशली ये स्प्लिट सीट के साथ में। और अगर बात कर ले स्प्लिट सीट के कंफर्ट की, तो एक बार बताऊँ भाई, खाली गाड़ी में बैठने तक की दिक्कत रहती है। बैठने के बाद जब बैठ जाओगे ना तो इस सीट का जो साइज़ है वो इतना बड़ा है कि बड़ा है, देखो सीट का जो साइज़ है वो बड़ा तो है ही, साथ साथ में जो इसका सरफेस रखा गया है वो एकदम स्प्लिट रखा गया है, समझ रहे हो, एकदम बराबर रखा गया है कैन से, है ना, कहीं से भी टिल्टेड नहीं है वो। सो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसके क्या कहते हैं रियर में बैठने में और कैन से पिलियन बनने में इसका। सो ये हो गया इससे कंफर्ट के बारे में, एंड दैट इज़ इट। आई डोंट थिंक कि अब इससे ज़्यादा कुछ और बताने की ज़रूरत है आपको इस बाइक के बारे में। ये था 6000 किलोमीटर्स का रिव्यू अपने 2026 वाली एक्सट्रीम 125R के ऊपर, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बाइक कि 2026 में इस बाइक को लेना चाहिए या नहीं, और जो पहले के इशू थे, पुराने वाले मॉडल में इशू थे, वो सारे के सारे इसमें फिक्स किए गए हैं या नहीं, है ना। तो दैट इज़ इट। चलो एंड करते हैं इस ब्लॉग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।